आज हम बात कर रहे हैं एफआईआर के ऊपर। जो नया एक्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एफआईआर अब तक क्या प्रोसीजर था और अब नए एक्ट के आने के बाद से एफआईआर में क्या प्रोसीजर चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुरू से आखिर तक एफआईआर का प्रोसीजर कि एफआईआर की शुरुआत कैसे होती है और इन्वेस्टिगेशन से जस्ट पहले तक की स्टेज, यानी कि एफआईआर जब रजिस्टर हो जाती है तो वो जो बीच का पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और इसकी शुरुआत होती है या तो रिटन कंप्लेंट से या ओरल कंप्लेंट से। अब ओरल कंप्लेंट क्या होती है, जनरली क्या है कि अगर कोई हीनियस क्राइम कमिट कहीं हो जाता है तो लोग इंस्टेंटली पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन करते हैं, नंबर 112 पे कॉल करके और अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करते हैं। तो नंबर 112 पे जब लोग कॉल करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है और उस पे जो बात बोली जाती है वो सारी बात रिकॉर्ड बनती है और आप कभी भी उसको RTI के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए ले सकते हैं उसकी कॉपी। अब यहाँ ये बात बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है पुलिस थानों में, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा फर्स्ट वर्जन के हिसाब से ही एफआईआर दर्ज हो। ये जो वर्जन्स हैं ये सब्सिक्वेंटली इंप्रूव कर लिए जाते हैं बहुत सारे केसेस में और वहां पे एफआईआर वो सब्सिक्वेंट इंप्रूव्ड वर्जन के बेसिस पे अगर होती है तो अगर आप एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप ये बात पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी फर्स्ट इंस्टेंस पे जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग है और बाद में जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर दर्ज की गई है वो इंफॉर्मेशन एक इंप्रूव्ड वर्जन है कंप्लेनेंट का या इंफॉर्मेंट का और इसका एडवांटेज फिर एक्यूज्ड के फेवर में चला जाएगा, इसका बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि सपोज कीजिए कि इमरजेंसी पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पे कोई कॉल हुई और जल्दीबाजी में कुछ बोला गया और जो बोला गया वो क्लियरली ऑफेंस नहीं मेक आउट कर रही थी वो बात, और बाद में जब उसके दौरान प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई, पुलिस ने बयान लिया कंप्लेनेंट का या किसी विटनेस का बयान लिया तो उसमें जो वर्जन आया वो तब तक इंप्रूव हो चुका था और वो इंप्रूव्ड वर्जन जैसे कि विटनेस का स्टेटमेंट या कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो वो इंप्रूव्ड वर्जन के बेसिस पे हुई है और इसका एडवांटेज एक्यूज्ड को मिलेगा क्योंकि एक्यूज्ड ये बता सकता है कोर्ट को कि जो पहला वर्जन था वो वर्जन वीकर था, इन्फॉर्मेंट अपनी बात जो उसने पहले वर्जन में बोली गई वही सच मानी जानी चाहिए और उसके बेसिस पे ये ऑफेंस ही नहीं बनता है मेरे खिलाफ। तो इसका बेनिफिट एक्यूज्ड को इस तरह मिल जाता है। एक फेमस केस है जेसिका लाल मर्डर केस, उसमें इस बात के ऊपर काफी बहस हुई थी और फिर बाद में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो पहली इंफॉर्मेशन है विच इज गिवन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम उसी को एफआईआर ट्रीट किया जाना चाहिए और जब केस का ट्रायल चलता है तो ये बात को ध्यान रखना चाहिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें एफआईआर की शुरुआत मैंने बोला कि ओरल कंप्लेंट से भी हो सकती है और रिटन कंप्लेंट से भी हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि कंप्लेनेंट या इंफॉर्मेंट खुद पुलिस स्टेशन जाके और रिटन कंप्लेंट अपनी देते हैं तो वहां पे हर पुलिस स्टेशन में एक ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, वो बैठे होते हैं और वो कंप्लेंट को रिसीव करते हैं। वो रिसीव करके उसके ऊपर एक डीडी एंट्री या मिसलेनियस एंट्री करके अपने रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड चढ़ाते हैं। तो अगर आपने भी ऐसी कोई कंप्लेंट दी है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर क्या अब तक कार्रवाई हुई, क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या प्रोग्रेस हुई, तो आप वो डीडी नंबर का रेफरेंस देते हुए RTI में, राइट टू इंफॉर्मेशन में, पुलिस को एक अर्जी दे सकते हो और ये पूछ सकते हो कि आप बताइए कि क्या स्टेटस है मेरी कंप्लेंट के ऊपर। जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर उस कंप्लेंट के कंटेंट या ओरल जो कंप्लेंट दी गई है उसके कंटेंट के बेसिस पे दर्ज की जाती है और ये प्रीरिक्विजिट है एफआईआर दर्ज होने का कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करती हो। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल एक नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि ऐसे केसेस जिसमें पुलिस को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लिए, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर की ही उन्हीं केसेस में जाती है जिसमें पुलिस को पावर है डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करने की, और ऐसे केसेस में पुलिस को यह भी
पावर होती है कि वो बिना परमिशन के अरेस्ट कर सकें अक्यूज्ड को, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड बनता है तो। अब क्या होगा कि अगर आपने किसी थाने में एसएचओ साहब को दी है एप्लीकेशन या कंप्लेंट और वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीसीपी इनको बाय पोस्ट एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं, कंप्लेंट भेज सकते हैं, ये बात बताते हुए कि मैंने जो थाने में कंप्लेंट दी थी उस पे एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, तो आप इस मैटर को देखें। लेकिन मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस ये है कि ये सारी की सारी जितनी भी डीसीपी साहब या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशंस या कंप्लेंट्स जाती हैं, इसके ऊपर कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है। ये सिर्फ कानून में लिखा हुआ है कि आपके पास ये ऑप्शन है, इसको आपको अवेल करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं है। बहुत, मैं बोलूंगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अगर किसी की कोई जुगाड़ है या कोई अप्रोच है तो वो एफआईआर दर्ज करवा ले इस बेसिस पे, नहीं तो जनरली एफआईआर वगैरह इतनी आसानी से इंडिया में रजिस्टर नहीं होती हैं और लाखों केस तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। और खास करके जो मनी रिलेटेड मैटर्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो चीटिंग के ऑफेंसेस हैं, लेन देन के मामले हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले हैं, फोर्जरी के मामले हैं, ऐसे मामलों में ज्यादातर रिलक्टेंस रहती है पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। ये जो मैंने बोला कि एक ऑप्शन है, अगर एसएचओ साहब नहीं करते तो आप डीसीपी साहब या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन या कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं करते तो क्या होगा, फिर एक और ऑप्शन है, आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने जाके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि मैंने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, मैंने अपनी दूसरी रेमेडी को अवेल करने के लिए एसपी साहब को या डीसीपी साहब को कंप्लेंट भेजी, उन्होंने भी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो इसलिए अब मैं आपके पास आया हूं। अब इसमें लॉ ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते मैजिस्ट्रेट के पास, आपको पहले जो बीच वाला एक ऑप्शन है, रेमेडी है, वो एग्जॉस्ट करके ही जाना पड़ेगा। और वो रेमेडी ये है कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कंसर्न डीसीपी या एसपी साहब को आपको कंप्लेंट देनी होती है, जब तक आप वो एग्जॉस्ट नहीं करेंगे और जो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें ये नहीं लिखेंगे एक एफिडेविट के साथ कि मैंने वो रेमेडी या वो ऑप्शन भी अवेल कर लिया है और बावजूद उसके मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, तो आप डायरेक्टली ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के सामने अप्रोच नहीं कर सकते, आपको वो लिख के देना पड़ेगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो सेक्शन 173 है बीएनएसएस का, वो ये कहता है कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट दी जाएगी तो पुलिस शैल रिड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग एंड देन इट बिकम्स द फॉर्म ऑफ एफआईआर। तो ये जो शैल वर्ड यहाँ पे यूज है, इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर कोई ऐसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, पुलिस उसको एफआईआर के तौर पे रजिस्टर करेगी ही करेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है ललिता कुमारी के केस में कि पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसी सेक्शन के अंदर ये भी दिया हुआ है कि आप इवेंचुअली मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच कर सकते हैं, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट साहब जब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे जो वर्ड यूज है वहां मे वर्ड यूज है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिशन दी हुई है कि मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगता है कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर करना चाहिए, यानी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस पे, तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो फिर आगे का क्या प्रोसीजर होगा? अगर अग्रीव्ड है कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर पास नहीं किया, तो क्या होगा? आप मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज कर सकते हैं और उनके हायर कोर्ट यानी कि सेशंस कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरा केस बनता था एफआईआर का, फिर भी ऑर्डर नहीं किया गया। अब मजिस्ट्रेट साहब जब इस तरह की एप्लीकेशन को डिसमिस करते हैं तो जो कंप्लेंट होती है साथ में, वो कंप्लेंट जिससे ऑफेंस का पता लगता है, वो एज इट इज खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि कोई आदमी अगर अपनी कंप्लेंट दे रहा है तो उसकी कंप्लेंट पे प्रॉपर एक डिस्पोजल ना हो और वो बीच में ही खत्म हो जाए। तो अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर नहीं भी होते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उस केस को अपने पास रख लेते हैं और कंप्लेनेंट को बोलते हैं कि आप जो भी बताना चाहते हो आप मेरे को डायरेक्ट बताओ और आपके जो विटनेसेस हैं आप उनको भी मेरे सामने लेके आओ और मैं आपका बयान लूंगा, आपका स्टेटमेंट लूंगा, आपके विटनेसेस की बात सुनूंगा, उसके बाद मैं ये डिसाइड करूंगा कि इस केस में आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। अगर प्रोसीड करना है तो अक्यूज्ड को सम्मन इशू किए जाते हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन क्यों डिसमिस होती है और मजिस्ट्रेट साहब अपने पास में वो केस को जब रख लेते हैं एज दूसरा ऑप्शन, क्योंकि डिसमिसल का ऑप्शन नहीं होता, वो उनको एज अ कंप्लेंट केस अपने पास रख
रख के ही चलानी होती है आगे। इसमें देखने वाली बात यह है कि किन केसेस में एफआईआर के ऑर्डर होते हैं, किन केसेस में नहीं होते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी मामला है। मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं किस केस में मुझे एफआईआर के लिए रेफर करना है, किसमें नहीं करना। तो ऐसे केसेस जहां पे जज साहब को ये लगता है कि सारा का सारा जो एविडेंस है वो इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट के खुद ही कंट्रोल में है, उसको सारे फैक्ट्स की खुद ही नॉलेज है और अक्यूज्ड और उसके बीच में कोई पर्सनल तरह का रिलेशन है, कोई मनी डिस्प्यूट है जिसमें वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी को पहचानते हैं, तो ऐसे केस में मजिस्ट्रेट साहब अपने पास केस खुद रख लेते हैं। जबकि ऐसे केसेस जिसमें मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, यानी कि पुलिस ऐसा कुछ काम करेगी इन सारे केसेस में जिससे कि ग्राउंड पे जाके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके, और हो सकता है ऐसा भी केस हो कि एक्यूज्ड का पता ही ना हो, अननोन हो एक्यूज्ड, तो उस केस में पुलिस ये ग्राउंड पे जाके इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाएगी कि आखिर कौन था एक्यूज्ड। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी के घर में रात को चोरी हो गई रात के 2 बजे और वो सो रहा था, चोर चोरी करके ले गया, अब पता ही नहीं था कि कौन चोर था। तो ये जो केस है ये है अननोन एक्यूज्ड का केस। तो क्रिमिनल लॉ में वेल रिकॉग्नाइज्ड है, एक केस इनिशिएट हो सकता है अननोन पर्संस के अगेंस्ट भी, जैसे कहीं कोई कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो जाए, ट्रेडमार्क का वायलेशन हो जाए, ये पता ही ना हो कि किसने किया है और मार्केट में डुप्लीकेट माल है वो दिख रहा है सबको, तो ये सारे अननोन एक्यूज्ड वाले केसेस होते हैं। तो अगर आपका केस कुछ इस तरह का है जिसमें आपको लगता है कि पुलिस से फील्ड इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है और ग्राउंड पे जाके एविडेंसेस कलेक्ट करने जरूरी हैं, तो ये सारे एवरमेंट्स बड़े क्लियरली एप्लीकेशन में आने चाहिए जो भी आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगा रहे हैं। मेरे चैनल का जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में प्रैक्टिकली बताऊं जो ग्राउंड पे होता है, ना कि सिर्फ वो नॉलेज जो बुकिश नॉलेज है या टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है या बेयर एक्ट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे डिफरेंट तरीके से होती हैं। अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपको मेरे अपकमिंग सारे वेबिनार्स की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है तो वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको रेगुलरली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।